वंजना ओम कश्यप, बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को जवाब देना। जो बवाल हुआ आपने देखा। आखिरकार जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले तो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और परीक्षा पर चर्चा में आज छात्रों के सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो 75 हुए हैं, 25 अभी बाकी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर बस मेरे खिलाफ बोलता है और मेरी सेहत का राज भी यही है कि मुझे 2 किलो गाली रोज खाने को मिलता है। वहीं राहुल गांधी लगातार जनरल नरवणे की किताब को लेकर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियां बजाइए भाई उनके लिए भी। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता चिराग पासवान की पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अमीक जमई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश बाबू की पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बार इन छात्रों को दिखा दीजिए जो जोश के साथ यहाँ बैठे हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो छात्रों के भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री जो उचित समझो वो करो, इस एक लाइन को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी नारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कांग्रेस पर अब तक के सबसे तीखे प्रहारों में से एक था। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बारे में, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की 97 मिनट की स्पीच के दौरान विपक्ष ने बॉयकॉट किया था, लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि उन्होंने देश के मसलों का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस हफ्ते लोकसभा में जो हुआ वो अभूतपूर्व है और संसदीय लोकतंत्र पर गंभीर चुनौती खड़ी हुई है। पहले लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच नहीं हुई। बीजेपी ने नियमों का हवाला देकर उनकी स्पीच रोकी, क्योंकि वो पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का वो पन्ना पढ़ना चाहते थे, जिसमें गलवान घटना के बाद भारत चीन संघर्ष के संबंध में कथित तौर पर सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री का जवाब था। जो उचित समझो वो करो। कांग्रेस इसे जिम्मेदारी से भागना कह रही है। इसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच भी नहीं हो सकी, क्योंकि स्पीच के पहले विपक्ष की महिला सांसद उनकी कुर्सी तक पहुंच गई थी। स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं हो सकी, तो अब कांग्रेस के नेता इसे सियासी संकेत बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। 1 से 10 नंबर जो लाए। वैसे संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अपनी उम्र को लेकर एक बड़ी बात कही है। मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ,
जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए। जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर से विपक्ष को कोई मौका नहीं दे रहे। बीजेपी के नेता भी आक्रामक हैं। सांसद निशिकांत दुबे तो गांधी नेहरू खानदान के खिलाफ लाइब्रेरी खोलने का इरादा रखते हैं। लाइब्रेरी खोलना चाहिए ना। प्रियंका जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि नेहरू जी के ऊपर एक बार चर्चा कर लो। एक बार नहीं, 1000 बार चर्चा होनी चाहिए कि आज पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, यदि भारत का बंटवारा हुआ तो किसने किया? एडविना माउंटबेटन का जो है क्या रोल था? आपने विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश का बंटवारा कैसे किया? आज यदि 370 लागू हुआ, वो किसने किया? इस बीच विपक्ष सरकार के हर काम को सवालों के घेरे में रख रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ संसद के बाहर ट्रैप डील लिखा बैनर विपक्ष के हाथ में था, तो उधर लोकसभा सुबह 11 बजे 2 मिनट और दोपहर 12 बजे मिनट चल सकी और कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सांसद जी से ही शुरू करते हैं। राज्यसभा से आप भी सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी के जरिए पूरा विपक्ष उनका अपमान करता है और यही उनकी ताकत है। जरा समझाइए कि पीएम क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के संभवतः एकमात्र नेता होंगे, आज के जमाने में डिजिटल जमाना है, जिन्होंने भारत को सर्वाधिक ऊंचाइयों पे ले जाने में जितने बहुआयामी कार्य किए। परंतु डिजिटल जमाना कोई जाके चेक कर ले, अगर सर्वाधिक अभद्र, विद्वेषपूर्ण और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उनके विरुद्ध किया गया है, तो बहुत साफ दिखाई पड़ता। उदाहरण के लिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हम विनम्रता से कहना चाहते हैं, और ये बोलने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुबोध कांत साहे जी जो थे वो गृह राज्य मंत्री रहे, जिन्होंने हिटलर की मौत मरेगा इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। एक महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने तो इतना खराब शब्द प्रयोग किया, कुत्ते की मौत की बात कही। जिस समय पवन खेड़ा का इशू आया तो एयरलाइंस के बाहर बैठ के कांग्रेस के लोग नारा लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी को मां की गाली देने की बात आई और उस पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और कोई, जिसे कहते हैं, परोक्ष रूप से उसे डिफेंड करने का प्रयास किया गया। और ये क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्वोत्तर में जहां बम और बंदूक चलते थे वहां अब शांति दिखने लगी है, इसलिए शायद मोदी जी की कब्र खोदनी है। या धारा 370 समाप्त हो गई, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है पिछले 2 सालों से, बड़ी मेजर इकोनॉमीज में, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। या मोदी जी के सरकार में अब भारत ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया है, अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रह गया है और जा के आतंकवादियों की कब्र खोद दी है वहां पे, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। इसलिए यह जो बात कही गई वो एक प्रकार की पीड़ा भी थी। और आपको याद हो, ये कल प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी बोला और कई साल पहले की बात है, विदेश में उनसे पूछा गया था कि आपने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, आप इतना एनर्जी कहां से लाते हैं कि आप 24 घंटे काम करते रहते हैं? उन्होंने कहा रोज 2 किलो गाली खाता हूं, उससे नई ऊर्जा पाता हूं और फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मगर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, ये बात वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मोदी जी को गाली देने में भी भले इनके मन में खिसियाहट हो, बौखलाहट हो, छटपटाहट हो, ईर्ष्या हो, कुंठा हो, द्वेष हो, सब मान सकते हैं, मगर पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस यानी राजनीतिक परिपक्वता पूरी दिखाते हैं। ये मोदी जी को गाली देने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नहीं कहते मोदी भस्म हो जाएगा, जबकि हिंदू धर्म में भस्म हुआ जाता है, कब्र नहीं खोदी जाती है। क्योंकि शायद कब्र खोदने वालों को ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे जितने भी अबोध बालक हों, मगर इस मामले में बोध पूरा है कि गाली किस तरीके से, किन शब्दों से देनी है। क्या मतलब था आपका? अर्थात मैं तो नहीं समझ पाई आप क्या कह रहे थे। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आप तो समझ ही गए होंगे उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, लेकिन सवाल सुनिए। जी, आप सवाल दे दीजिए। सवाल यह है कि जैसे ही वो बोले कि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते, लगातार काम करते हैं, आप मुस्कुराने लगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पर तो ये आरोप लगता है ना कि राहुल जी बीच में आते हैं, खूब प्रचार करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते। ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, मुस्कुराहट की नहीं। वो एटेड जिसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में मोदी के लिए इतना नफरत कहां से लाते हो? 2 प्रश्न आपने किया है। पहले तो 1.5 घंटे का आप लोगों ने, क्या पता कितने लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा, जो अभी कल राज्यसभा के पटल पर उन्होंने रखा है। पूरे नॉन स्टॉप झूठ का अंबार है, जुमलों का व्यापार है,
मोदी जी के भाषणों का यही कमाल है, झूठ बोलने में इतना अब उन्होंने रिकॉर्ड धुरंधर बना लिया है कि अब झूठ भी बार बार परेशान है। सच्चाई ये है, इतना झूठ कल बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कि झूठ भी अब त्राहिमाम हो गया। वो त्राहिमाम है। और आकर मोदी जी से कहा, हे महान, क्यों नहीं बदल देते मेरा भी नाम। वो नाम बदलने को अब तैयार है। और बड़ा आश्चर्य लगा कल उन्होंने, वाकई अपने जो उनके कुछ भक्त लोग हैं उनके लिए, आपको भी आश्चर्य लगेगा, उन्होंने अब झूठ का नाम बदल दिया है। झूठ का मतलब होता है मोदी जी का संसद में भाषण। अब मैं क्यों बात रख रहा हूं, 3 से 4 बिंदु हैं जिन पर उन्होंने बार बार बात रखी। पहली बात आप लोगों के लिए रखी थी, देश के युवाओं के लिए। 15 वर्ष से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जरूर हमारे विद्वान प्रवक्ता भाई साथी त्रिपाठी जी बताएंगे कि इस देश में बेरोजगारी की दर आज क्या है। द्विवेदी जी, ठीक है, 2 वेदों के ज्ञानी ज्ञाता है। इन्होंने जो है बार बार ये चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ ये बात इनसे भी कहूंगा और आपके बीच भी जाएगा, क्योंकि सरकार का ही डेटा है अभी 2025 का Q2 में डेटा आया है कि 14.8% जो है इस देश में बेरोजगारी दर है। पिछले बजट में उन्होंने बात रखी थी 1 करोड़ नौजवानों को जो है हम अप्रेंटिसशिप प्रति वर्ष देंगे अगले 5 वर्ष तक। आप सब इसको गूगल कर लीजिए और देख लीजिए, सरकार का ही ये डेटा आया है। 2066 लोगों को मात्र अप्रेंटिसशिप मिली है। और कल के भाषण में वो लगातार झूठ बोल रहे थे। पूरा विश्व जो है हाथ फैलाए खड़ा है हमारे इस नौजवानों के लिए, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात रखी, एमएसएमई को। वैसे तो बहुत झूठ बोला है, बरसात कर दी है, लेकिन फिर भी कल एमएसएमई की बात मैं करूंगा। एमएसएमई के बारे में कहा कि हमने इतना ये कर दिया, एमएसएमई इतना आगे बढ़ गया। सरकार का डेटा है, उद्यम पोर्टल सरकार का जो है, पिछले 5 साल में 2000 से 2025 के डेटा, सरकार के डेटा उस पर है पोर्टल पर, 75,058 जो है एमएसएमई बंद हुआ है। सरकारी डेटा है, बर्बाद हो गया है। वहां उनके पास चलाने के लिए क्षमता नहीं थी, वो उससे लाखों लोगों का जो है रोजगार खत्म हो गया। तो दूसरा झूठ उन्होंने ये दिखाया, कहा कि ये एमएसएमई इतने डील हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो रहे हैं, इससे एमएसएमई बहुत लाभ तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बताया? तीसरा लास्ट, मैंने बस पार्लियामेंट में बोलते हैं ना सर, भाग गए आप लोग। लास्ट जल्दी पूरा कीजिए। एक आजकल देखिएगा एक बड़ा सा जुमला वो पढ़ रहे हैं लंबा लंबा, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया। वो जहां जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होगा, समझ लीजिए घुसपैठिया, घुसते ही कहते हैं घुसपैठिया। पिछले 10 साल 12 साल की सरकार इनकी हो गई है। 12 साल का डेटा है, 5400 मात्र डिपोर्ट किया गया घुसपैठिया, जबकि हमारी जो 10 साल की सरकार थी 90,000 के करीब घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया था। और ये इस सरकार का डेटा है, ये मेरा नहीं है। अब बात एक किसानों की भी आई है। किसानों के लिए इतने कल्याण की बात कर रहे हैं, इंडिया यूएस डील पर चुप्पी हो गई है, कोई डेटा नहीं है। कहते हैं कि बस हमने डील कर दी, लेकिन डील कहां है? पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि 0% शुल्क पर 500 बिलियन का वहां से सामान आयात किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होगा। यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आएगा, भारत के किसानों की बर्बादी होगी। क्यों होगी? वहां के किसानों को प्रति वर्ष 27 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, $30,000 तकरीबन, और हमारे यहां $69, मात्र 6,000 के आसपास की सब्सिडी है। उस आधार पर यदि वहां प्रोडक्ट आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? उपाध्याय जी मेरी तरफ भी देखिए, बड़ा झूठ है। आप इंटरजेक्शन ही नहीं करने दे रहे हैं उपाध्याय जी, नजर ही नहीं मिला रहे। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, सवाल ही है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना। पार्लियामेंट में ये सब बोलना था ना। पार्लियामेंट में 4 दिन तो आप लोग तख्ती लेके पहुंच जाते हैं। से पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, तो नौकरी बेरोजगारी भी तो उठाइए। प्रमुख सेना प्रमुख ने वो बात रखी है, नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते इन बच्चों का मुद्दा? नहीं चर्चा करने के लिए तैयार हो गई। नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बजट का सत्र उस पर भी कहाँ उठाते हैं? हम चर्चा अच्छा ठीक है, आप ही राहुल जी का एक बयान सुना दीजिए इस बजट सत्र में, रोजगार पर एक बयान। अरे तो बोलने ही नहीं दिया आप लोगों ने, सत्ता पक्ष वालों ने बोलने ही नहीं दिया, तो हम क्या करें इसमें? जनरल नरवणे की किताब तो सुन ली हम लोगों ने, उसमें 4 बहस भी कर ली। नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली दिया गया। 3 सवाल है आपसे, 3 सवाल है, जिसके बाद मैं जनता के बीच भी जाऊंगी। एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ सुधांशु जी, तो सारी बात सामने आई। पीयूष जी ने इंटरव्यू भी दिया। अब ये यूएस के साथ क्या ट्रेड डील हुई है, किसानों की वो बात उठा रहे हैं, ग्रेन्स को लेकर क्या समझौता हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो हमारे मित्र अजय जी ने बोला झूठ बोला, झूठ बोला। भाई साहब, आपको पता नहीं है, संसद के पटल पे आप झूठ नहीं बोल सकते।
अगर बोला है तो मैं चुनौती देता हूं, अब प्रिविलेज मोशन लाइए, संसद तो चल रहा है, कहिए कि यह चीज झूठ बोली है। यही होता है बाहर बैठ। और अब मैं बता रहा हूं संसद के अंदर और बाहर का गेम क्या है। ये राहुल गांधी जी जो किताब कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह बात पता है कि किताब सब्सटेंटिव माध्यम नहीं है। बाहर क्यों नहीं बोले आके? कारण जानते क्या है? सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री में क्या बात हुई, यह कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई में क्या सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच की बातचीत का कोई रिकॉर्ड है? या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकआर्थर के बीच का कोई रिकॉर्ड है? उन्हें पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस की इम्यूनिटी को यूज करना है भारत के विरुद्ध झूठ फैलाने में। चूंकि यह वो लोग हैं, जब जनरल नरवणे ने जनरल होते हुए बोला है कि एक भी इंच भूमि नहीं, उस पर विश्वास नहीं करना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन AK भारती बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोलेंगी, उस पर विश्वास नहीं करना है। कर्नल सोफिया कुरैशी बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना है। बालाकोट में एयरफोर्स चीफ बोलेगा, उस पर विश्वास नहीं करना है। सर्जिकल स्ट्राइक में वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना है। भारत के सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को सड़क छाप गुंडा कहना है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर बाजवा की कमर में हाथ डाल के पप्पी झप्पी करना है, और उसके बाद आके यहां पे ज्ञान देना है। इसी कारण से यह समस्या है। और मैं एक और बात कह दूं, भाई साहब आपने बोला कोई जाके चेक कर ले, ट्रेड डील पे कब पता चलेगा क्या हुआ है अमेरिका के साथ? उस पर भी आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने कहा 14 पॉइंट कुछ है, उसको गूगल इस समय करना 4.8% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। गूगल कोई भी करके जाके पता देख ले। करना पड़ेगा। दिसंबर 2025 युवाओं की दिसंबर 2025 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं का बेरोजगारी दर है, चूंकि युवा पर भाषण अब आया हम तो कह रहे हैं आप संसद पहुंचिए, कम से कम ढंग की बात कीजिएगा। अब मैं यही बताता हूं। वहां बजट सेशन में बोला क्या किसी ने सुना कि इनके रोजगार का मुद्दा उठाया हो एक विपक्षी नेता ने? क्यों बजट था साहब। अरे भाई शुरुआत ही हुई थी बेरोजगारी को, तो बेरोजगार को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। ना बेरोजगार रहेगा, फिर अलग रास्ते पे ले गए। अमित जबल जी आपके पास जल्दी कंप्लीट। फिर ये बात जो जिस ढंग से ये लोग झूठ बोलने रखते हैं, क्या कहा 15 से 29, ये बताइए 15 साल के कितने बच्चे अपने यहाँ काम करते हैं? ये अमेरिकन सोसाइटी का डाटा है। जहां 14 साल के बाद मां बाप छोड़ देते हैं, जा मेरे से कोई मतलब नहीं, तू अपना कमा खा। भारत में 24 साल की उम्र तक जब तक बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है, 99.999% बच्चों को फैमिली सपोर्ट करती है। इसलिए ये फर्जी डाटा देते हैं। आज ये भी देख दिसंबर 2025 में 4.8। सुनिए डील के ऊपर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला है कि हमने डेयरी को और हमने कृषि को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। और उन्होंने कहा कि जब कंटूर्स ऑफ डील आएंगे डिटेल में, उसके बाद एक एक चीज का डिटेल भी सामने आएगा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप किस स्रोत के आधार के ऊपर कह रहे हैं? क्या डील का कोई ड्राफ्ट है? यदि नहीं है तो झूठ क्यों फैला रहे हैं? तेज बोलना होगा, लेकिन आज बहुत धीमी चाल चल रहे हैं आप। अजय उपाध्याय जी जल्दी से एक जवाब दीजिए, उसके बाद से इन दोनों के पास चलेंगे। जल्दी देखिए, जब ये डील पक्की हुई है, यदि जैसी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, जब ये रसा से हम तेल खरीद रहे थे और उस समय भी सस्ता तेल आ रहा था, अलग बात है भारतीयों को तेल नहीं मिला, तब कहते थे कि ये मास्टर का स्टॉक है। जब उस पर जुर्माना लगा दिया, फिर कहे कि वाह वाह, देखिए मोदी जी जो है मानेंगे ही नहीं, जुर्माना एकदम तय रहेगा और फिर भी हम तेल खरीदेंगे। तब भी मास्टर स्टॉक था। तेल कहा कि भैया तेल का खेल हो गया कि नहीं, अब तो खत्म हो गई तेल, अब आप जो है वेनेजुएला से और ईरान से लेंगे। यही वेनेजुएला, यही ईरान से पहले इसी अमेरिका ने रोक लगाई थी। उस समय में मास्टर स्टॉक था और फिर लेने के लिए मजबूर कर रहा है, फिर भी मास्टर स्टॉक है। यह खेल क्या हो रहा है? रणनीतिक स्वायत्तता का बात है। रसा से आप तेल ले या न ले, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। ये ट्रंप और अमेरिका कैसे निर्णय कर सकता है? इस बात पर जब बात होती है तो कहा जाता है कि वाह वाह, आप तो देश के गद्दार हैं, देश के विरोधी हैं। अरे भाई, देश के विदेश नीति की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। और वही जिस तरह से अजय जी बोल रहे हैं, ये हमारी एनडीए की सरकार विजन के साथ चल रही है। अच्छा? ये लोग कंफ्यूजन वाले लोग हैं, लगातार कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ स्पष्ट दिशा है दिया हुआ कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, लगातार साल दर साल कंफ्यूजन। और ये मैं बता रहा हूं कि ये बात समझ में 140 करोड़ लोगों को तब ना आती जब ये देश के प्रधानमंत्री को बोलने देते। इन्होंने तो बोलने से रोका, और ये अपने सांसद भी इनके दुखी हैं अंजना जी। अच्छा? उन लोगों ने भी अपना जो क्वेश्चन लेकर के वो गए थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। ये लोग इसीलिए ममता दीदी अलग हुई, आरजेडी बिहार में इनसे अलग हुआ, और ममता दीदी तो इनके वकील तक को रखना मुनासिब नहीं समझी, सुप्रीम कोर्ट में खुद कोट पहन के बहस कर लिया।
क्योंकि कांग्रेस के वकील पर भी अब इनको भरोसा नहीं रहा। ऐसे समय में ये अपने आप को बचाए, गठबंधन बचाना इनको मुश्किल हो रहा है। अपना सब लेना सब ले, इनकी लड़ाई लगाते रहो, इसी पे चल रहे हैं ना, और इनकी लड़ाई कराते रहो। समाजवादी पार्टी को मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी भी इनके साथ इसलिए खड़ी नहीं है कि कहीं उत्तर प्रदेश में सीटें न ज्यादा मांग ले, तो एकदम से अकेले बेचारे ये पड़े हुए हैं। और राहुल गांधी जी कब इस देश के बारे में सोचे हैं? लगातार कहीं ना कहीं देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं। अगर आप एक सच देश का भी दिखला दे तो लोग कहेगा कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। लेकिन अगर छोटा सा ये लोग कहीं छपवा लें विदेश में जाकर के कोई झूठा, तो उस पर ये पूरा सदन चलाना चाहते हैं और वहां पर बिना नियम के भी ये बहस कराना चाहते हैं। ये कैसे कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, जहां पूरे शेल्फ पे नफरत का सामान रखे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हैं। उठाइए पार्लियामेंट में, लेकिन बजट सेशन था। खाली टीवी डिबेट में महंगाई बेरोजगारी बोलिएगा, या वहां पर भी बोलना चाहिए था? वॉकआउट करना है, क्या तरीका है? क्यों हम लोग का या तो टैक्स पेयर का पैसा अलग कर दीजिए कि हम संसद पे खर्च ही नहीं करेंगे, हम रोज आएंगे, छुट्टी वहां पे पंच इन पंच आउट तुरंत हो जाता है, छुट्टी हो गई, लड़ाई कर लिया, घर चलो जी, लंच करेंगे घर में धूप में, यही तो हो रहा है। अंजना जी, दो बातें आप समझिए। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में फेस करने को विपक्ष को तैयार क्यों नहीं है? पहले वो उसी संसद को बोलते थे ये टीम इंडिया है, पक्ष और विपक्ष हम सब टीम इंडिया हैं, जब उन्होंने सीढ़ियों पर होठों से चूम के कहा था कि ये मंदिर है, देश का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। मैं एक मुख्य बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोली कि ये जो इंडो यूएस डील है, जिसके चलते हमारे देश का 70% जो आबादी है, जिसमें गरीब है, किसान है, वर्कर्स है, मध्यम वर्ग है, वो कैसे अफेक्ट होता है? अंडा जी, जब ब्रिटिश भारत में आए ना, तो सीधे जहाज उतर नहीं गए थे। सबसे पहले मुगलों ने दीवानी का अधिकार दिया और ट्रेड और टैक्स में उन्होंने हस्तक्षेप किया। तय ये हुआ कि जो सामान भारत से इंग्लैंड जाएगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं होगा, और जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से भारत आएगा उस पर टैक्स होगा। अब आप सोचिए वो लड़ाई, और ये जो आजकल ट्विटर पे हो रही है, हम आपको कितने एक दशक ऊपर से हम लोग जानते हैं कि जब दो देशों का डील होता है तो या तो राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं, या तो उनके देश के कृषि मंत्री, ये सारे महकमा बैठता है, और एक डील तय होती है कि भारत के लिए, और भारत का प्रधानमंत्री आके संसद के अंदर बताता है, जैसे न्यूक्लियर डील में बताया गया, चाहे वो कंट्रोवर्शियल थी, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन भारत की संसद में चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री जी को समस्या क्या है? अब इनके जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये बोलते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार हो गए हैं कि रशिया से ऑयल वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। 45 लाख करोड़, जितना तो बजट नहीं है भारत का, 45 लाख करोड़ का सामान भारत के लोग अमेरिका से खरीदेंगे। और उनकी जो कृषि मंत्री है वो ये कह रही है अमेरिका के गांव के किसान खुशहाल होने वाले हैं। वो भारत जहां के किसानों से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि एमएसपी का गारंटी का कानून देंगे। बहुत सारे मेरे सब भाई बहन छोटे बड़े यहां जो बैठे हैं, जब किसानों का आंदोलन चल रहा होगा तो आप लोग भी गए होंगे। हजारों किसान हमारे देश के मारे गए। आज भी 20%, 15 से 20% जो उत्पाद है यहाँ के खुशहाल होंगे। सर हमारे देश काउंटर है, 54 लाख करोड़ का तो हमारा बजट है। 20 सेकंड, हम 45 लाख करोड़ का अमेरिका से कैसे खरीदेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही तो कह रहे हैं 54 लाख तो कहे आप लोग अंतिम समझ 54 लाख करोड़, 45 लाख कौन अब भरोसा कर रहा है? अंजना 30 सेकंड दीजिए। 45 लाख करोड़ इन्होंने वादा किया कि हम उनसे खरीदेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे देश में आज भंडारण नहीं है, 20% जो उत्पादन है हमारे देश का वो सड़ जाता है क्योंकि हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो सवाल ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी खेती है, हमारे देश में जो ये पूरा डेयरी का इंडस्ट्री है, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बर्बाद करने की जो कसम खाई है वो आपने क्यों खाई है? आपको संसद में आकर आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय अखिलेश जी को क्यों नहीं बताना चाहिए? अब वो टीम इंडिया नहीं है, टीम इंडिया नहीं है। जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मामला हुआ तो यही राहुल जी थे, यही अखिलेश जी थे, जो हमने कहा था प्रधानमंत्री जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आगे बढ़िए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, उड़ा दीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से आज क्या होगा भैया? आपका जबरदस्त जोश है अमित जी का, जल्दी जवाब सुनिए। तीन इश्यूज उन्होंने रेज किया, वैलिड इश्यूज है, जवाब दीजिए जल्दी। जवाब देते पॉइंट बाय पॉइंट। पहले इन्होंने टीम इंडिया कहा तो मुझे अचानक याद आ गया, जिस गठबंधन का नाम इंडिया है उसने T20 जीतने पे टीम इंडिया को कोई बधाई नहीं दी थी।
यानी नाम है इंडिया, दिल में पाकिस्तान है। और हमको और चक्की सुनिए पेसिंग, अखिलेश, अब अपने चक्की मिनट में बोलिए, सर, अपने मिनट। पेसिंग, अखिलेश यादव ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी बधाई देना उचित नहीं समझा था। ये दिखाई पड़ता है टीम इंडिया के लिए दिल में क्या है। ट्विटर पे क्यों किया बताओ देश को। इंडो यूएस डील ट्विटर पे क्यों किया, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे सुनिए। अब आपको अगर अमेरिका के सेक्रेटरीज की बात पे भरोसा है तो एक सेक्रेटरी थे एडवाइजर पीटर नेवारो, जिन्होंने क्या बोला था कि ब्राह्मण्स आर अर्निंग फ्रॉम ऑयल डील फ्रॉम रशिया। ये बताइए, ये सबसे ज्यादा पैसा तो कमा रहे थे व्लादिमीर पुतिन। वो ब्राह्मण कहां से, उनका नाम का बलदेवराव पांडे था का, जो घर का नाम पुतन था, जो उनको नजर आने लगा। अब आइए, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने, नाम के साथ कोट कर रहा हूं, एनीबडी कैन गो एंड चेक, उन्होंने कहा ये डील तो कई महीने पहले हो जाती। ट्रंप वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मोदी, मोदी डिडंट कॉल, इसलिए डील नहीं हुई। किसने कहा? हार्वर्ड लुटनिक। अब आइए, ट्रंप ने खुद कहा मोदी इज ए वेरी टफ निगोशिएटर, वेरी टफ निगोशिएटर, 2 बार बोला है। तो भाई साहब उसकी बात तो पूरा यकीन क्यों नहीं करते? और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार का कृषि, डेयरी, ये उस डील से बाहर रखा गया है और यही ईयू की डील से भी बाहर रखा गया। और मैं आपको और भी बता दूं, दर्शकों से कोई जाके चेक कर सकता है, जो हमारी सरकार आई, ये लोग बाली में WTO से ऐसा समझौता करके आए थे कि 2014 की बाली कॉन्फ्रेंस का जाके चेक करिएगा, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद अगर वो एज इट इज रख दिया होता तो 2022 के बाद हमें सब्सिडी देने का अधिकार ही नहीं रह जाता। भारत के किसानों को बोलिए भाई, कई बार गए हैं, कई बार करने के लिए गए थे अमीर जमाई जी, कई बार गए हैं। अरे कई बार गए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, Know your facts before speaking. डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? बता रहा हूं वो भी। अरे सुनिए, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी आधी रात में क्यों किया? अरे वहां सुबह होती है, रात में परेशान है भाई। जंग नहीं अब होगी। मैं बताता हूं, उन्होंने सुनिए भाई साहब, जिसको इतना ना पता हो, सुनिए, टैरिफ बढ़ाया उन्होंने। ये टैरिफ है कि इंटरनल टैक्स है अमेरिका का, और टैरिफ का जानते हिंदी क्या होती है? बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा। तट कर, यानी जिस देश का तट होता है वहां पे कर लगता है, जैसे एक्साइज हम लगाते हैं। अगर भारत सरकार किसी चीज पे इंपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तो घटाने का अनाउंसमेंट भारत सरकार करेगी। टैरिफ वो लगाएंगे तो घटाएंगे, हम कैसे दूसरे देश का टैक्स घटा देंगे? इतना भी नहीं पता, इसीलिए आप वोट पालक कहते हैं, इसीलिए आप वोट पालक है नेता प्रतिपक्ष। कौन सी मजबूरी है? ब्लूप्रिंट क्या आप कंप्रोमाइज हैं? ब्लूप्रिंट कब तक आएगा? हाथ उठाइएगा। आपने क्यों नहीं लगाया अमेरिका के ऊपर? ब्लूप्रिंट कब तक? इस विषय पे रोज 2 दिन 3 दिन कह रहे हैं। नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब पूरी डिटेल के सारे न्यूएंसेस आ जाएंगे, सारे सदन के पटल पे रखे जाएंगे। ब्लूप्रिंट क्या, पूरा प्रिंट आउट दिखाई पड़ेगा। अंजना जी 10 सेकंड। हमारे विदेश मंत्री, अभी हम एक कहीं पे और बात कर रहे थे, एस जयशंकर जी, उनको पकड़ा वहां पे न्यूज एजेंसी ने, बड़ी बोला कि आपको ये मालूम है कोई डील के बारे में जो हुई है? कह रहे हमें तो पता ही नहीं कैसी डील हुई है। अरे वो तो पीयूष गोयल जी, पार्लियामेंट विदेश मंत्री को नहीं मालूम है कि अमेरिका में कौन सी डील हो रही है? भाई साहब, और एक बड़े धन्ना सेठ को मालूम है कि वो जाता है, ये क्या नाम है जो आजकल वो जो फिल्में आ रही हैं, क्या नाम है उसका? अरे नहीं भाई, ये जो कौन सा, ये एप्स्टीन फाइल, कौन सा फाइल है? एप्स्टीन फाइल में, सुनिए अंग्रेजी में नाम है ना, हम गांव वाले लोग हैं। एप्स्टीन फाइल में कहा गया एक धन्ना सेठ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इजराइल से बात करने जाता है। अरे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी नीति पूंजीपति लोग तय जल्दी से छोटा जवाब, डायरेक्ट सवाल है उसका। दोनों बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एप्स्टीन फाइल्स की जो ये लोग बात करते हैं, एक यौन विकृत मानसिकता का सजा याफ्ता अपराधी, उसकी बात को ये कोट करते हैं, जबकि ना प्रधानमंत्री के साथ नॉट इवन ए सिंगल, मिलने गए थे? टर्न में बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेक्स्ट मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल फोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मुलाकात। उसके भाई साहब सुनिए, ये लोग कितने मजेदार हैं, सुनिए, और कितने खतरनाक हैं। इनके लिए जो केरल में इनकी विधानसभा पे मुख्यमंत्री ओमन चांडी और वी सच्चिदानंदन ने बोला, वो केरला फाइल्स झूठ है, एप्स्टीन फाइल सही है। कश्मीर फाइल झूठ है, जो कि हिंदुओं पे अत्याचार का पूरी कहानी है, वो एप्स्टीन फाइल सही है। ये बच्चे छोटे झूठ है, एप्स्टीन फाइल सही है। भाई साहब, और जिनका नाम अपनी बारी में, अपनी बारी में। अरे विदेशी फाइलों पे इतना उछलते हैं, कश्मीर फाइल्स पर सवाल पूछ रहे, उस पर भी जवाब नहीं है। लोग थूक रहे हैं उन तानाशाहों पे। अरे किसका नाम भाई? भारत का नाम नहीं है वहां पे, नाम प्रधानमंत्री का। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2.5
जीडीपी का हमें हेल्थ पे खर्च करना था, और वो सिर्फ अभी 0.26 जो अभी नया बजट आया उसमें भी 0.26 या 27 का हर चीज में हमारा हेल्थ का भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा है, एजुकेशन का भी बढ़ा है। एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछ रहा है सर। आप लोग थोड़ा तो सोचिए, कभी एप्स्टीन को ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। नहीं, हम तो कृषि बजट हम तो 70% आबादी की बात कर रहे हैं, शिक्षा पर, रोजगार पर कर ही नहीं रहे पार्लियामेंट में। कभी जनरल नरवणे की किताब ले आते हैं, इधर से कोई सवाल। उत्तर प्रदेश की सरकार में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, जल्दी आइए। क्या जरूरत है शिक्षा की? देखिए चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? रील बनाएंगे बच्चे स्कूल में। मेरा क्वेश्चन है सर कि इस बार के बजट में भी यूटीज को सेम ही बजट अवॉर्डेड किया गया है, एलोकेट किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो ये क्यों किया गया है? उधर भी प्रपोर्शन बढ़ना चाहिए था। चलिए सुधांशु जी 2-3 जवाब दीजिए, अलग अलग एलोकेशन, इसका एक छोटा सा जवाब दे ले। एब्सोल्यूट नंबर में तो आप बढ़ाते हैं, लेकिन परसेंटेज यूटी एलोकेशन। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज की आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें यूनियन टेरिटरी में ऐसी होती है जो सीधे सेंट्रल के बजट से आ जाती टॉकिंग मैडम है। तो यहां की जो सड़कें बनेंगी वो सीपीडब्ल्यूडी से ही बनेंगी। यहां के जो अस्पताल बनेंगे, आप जानते हैं ना, तो जैसे एम्स है तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का है ना। तो अगर आप देखें तो यूटीज की बहुत सारी चीजें सीधे सेंट्रल के बजट से आती, उस ढंग से आप देखेंगे तो यूटीज को बहुत अच्छे ढंग से चीजों को दिया गया। जी अंजना जी, जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया एप्स्टीन फाइल। अब उसमें ये परेशान है, अरे इतना सुंदरता का काम ही इन्होंने किया है। अब मोदी जी इतना परेशान हो गए कि रात को फोन कर रहे हैं, ट्रंप भाई, ट्रंप, हाँ ट्रंप भाई, मैंने फाइनल कर दिया डील, ओके करो, डिक्लेयर करो आप, एप्स्टीन फाइल में मुझे बचा लेना यार। आज भी आया है एप्स्टीन फाइल के बारे में, बोल रहे हैं ना, यूएस डिपार्टमेंट, वहां का लीगल डिपार्टमेंट उसको रिलीज कर रहा है आए दिन, और कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, चलिए अब नाचने गए नहीं गए इस पर हम नहीं ज्यादा चाहेंगे, इस पर हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का तो सम्मान आप रखिए। पार्लियामेंट में 2.5 घंटा नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी तथ्य नहीं है। 4 तथ्य मैंने आपके सामने रखा। युवाओं के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? किसानों के साथ क्यों इतना अपराध कर रहे हैं? क्यों एमएसएमई को बर्बाद कर रहे हैं? एक का जवाब इस देश के न भाजपा के लोगों को है न प्रधानमंत्री जी को है, सिर्फ झूठ का सवाल है और झूठ नहीं बनाने का। ये झूठ से देश नहीं चलेगा। अब बोलिए जी, 10 लास्ट अब बात इन्होंने बजट को लेकर के की है। भाई पार्लियामेंट के पटल पर जब हम बात रखने गए, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या इस देश के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है? जो आपने बजट में जो बात प्रावधान रखा था, एमएम नरवाने जी के किताब से आपको इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है वो अनपब्लिश्ड है, मान लीजिए आपके हिसाब से, हालांकि अमेजन पर वो आ गई है और बुक आ गई है। कारमा जो मैगजीन है उसने डाला। ये जो निशिकांत दुबे, इनके बहुत प्यारे बॉय हैं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अब उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता जितना वो गिरते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि क्या वो जो किताब का बंडल लेकर के आकर के जो वहां कांड कर रहे थे, उस कांड से तो बड़ी तालियां बजा रहे थे इनके सत्ता पक्ष के लोग बैठ करके। नेता प्रतिपक्ष जब बात करता है मुद्दों पर तो इनको पेट में दर्द होता है, मिर्ची लगती है, देश के समस्याओं पर बात होती है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न जो है देश के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? इस पर बात नहीं होनी चाहिए, जल्दी से इस पर बात होनी चाहिए। जब जनरल रह चुके हैं तो किस पर होती है? आप ही बोलिए, किलो गाली हमको दी गई। अरे किलो में गाली भी रखा जाता है क्या? ये किलो में कब से गाली मापने लगे हैं? आप तो विद्वान आदमी है, मोदी जी को मैं समझ सकता हूं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, उन्होंने फिर भी किलो बोला, आप तो मनों में गाली देते हैं, किलो में गाली क्विंटल में गाली देते हैं। चलिए खैर, अब देखिए इन्होंने जो बात बोली, बगैर तथ्य के, बगैर आधार के हवाई बातें करना इनका वो है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका के खुद ये कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे सेंसेशनल और फॉल्स एलिगेशन। अब आइए नाचने गाने की बात करते हैं। 2017 की इजराइल की विजिट प्रधानमंत्री जी की ऑफिशियल विजिट थी। एक अपॉइंटमेंट, एक मिनट ऑफिशियली काउंटेड है। वहां पे एक ही गान हुआ था, वो था राष्ट्रगान। हाँ, उसमें आपको नाचना गाना नजर आया, वो समझ सकते हैं, क्योंकि आपको तो राम मंदिर के उद्घाटन में भी नाचना गाना नजर आया था, तो राष्ट्रगान में भी आपको गाना नजर आ गया हो तो बात समझी जा सकती है। अब रही बात इसकी, जो इन्होंने जनरल नरवणे की बात कही, जो किताब पब्लिश नहीं हुई, उस किताब के बारे में तो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, किस मैगजीन को? कारवां क्या गजब की मैगजीन है। आपको पता है कारवां मैगजीन की क्या फितरत है? इन्होंने 2011 में असीमानंद का जेल में जाके इंटरव्यू ले लिया।
भाई साहब, जेल में किसी व्यक्ति का इंटरव्यू कैसे हो सकता है? और उसके आधार पे हिंदू टेरर की थ्योरी कर दी और समझौता एक्सप्रेस का सारा केस पलट दिया। होना तो जेल में जिसको चाहिए डांस हो कि सकता है। कारवां मैगजीन के एडिटर पे उस जमाने में और उस जेल के सुपरिटेंडेंट पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसकी बजाय इन्होंने उल्टा कर दिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, निशिकांत दुबे ने जो बोला वो तो छपी हुई किताबें बोली है। सुनिए, छपी हुई किताबें, इनके नेताओं के द्वारा लिखी गई किताबें, नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के द्वारा लिखी गई किताबें। इसीलिए किताब मत खोलिए, वरना समझ जाइए कि बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वरना इनके साथ जानते क्या हो जाएगा कि हैरान हो रहा हूं कि कैसे बचाऊं अपने हिसाब से, क्योंकि पन्ने बिखरने लगे हैं पुरानी किताब से। पुरानी किताब के वर्सेस किताब, फिर वो निकालेंगे पुरानी प्रकाशित किताबें। समाजवादी पार्टी भी भाजपा वाले पढ़ने लिखने लगे हैं, तो हम लोग भी किताब तो अब लेके आएंगे। ये तो ऐसे बहुत पीएचडी। देखिए, ये किताब है जिंदगी का सफर। बल्लाज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष थे और ये किताब छपी किताब है, भारत के हर लाइब्रेरी में, लेकिन मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। अंजना जी, आप इस किताब के बारे में जानती होंगी। मैं ना पढ़ना चाहता हूं, ना मेरे संस्कार हैं, ना मेरी पार्टी के संस्कार हैं, ना आदरणीय अखिलेश यादव जी के संस्कार हैं। तो मेरा ये कहना है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी क्या कर गई, कैसे कर गई, उनके बारे में जिस तरह की बातें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से जोड़ के कही इनके नेता ने। और माई कौन था, सुनिए, माई कौन था, माइक ऑफ नहीं हुआ। एलओपी जी बोलेंगे, आदरणीय अखिलेश जी बोलेंगे तो माइक ऑफ हो जाएगा, बिरला जी जो बैठे हुए। लेकिन इस किताब को अगर हमने पढ़ना रोजाना शुरू कर देना, सुधांशु जी, हम आप बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हम बता रहे हैं आप लोग कहीं मुंह दिखा नहीं पाएंगे जो है। और इतने बड़े आदमी के बारे में कि हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए हम निशिकांत दुबे जी को आज तक के जरिए कहना चाहते हैं, नई अदा चल पड़ी है, किताब के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, किताब उतार, लेकिन किताब के बारे में किताब उतार पर्सनल जीवन की जीवनी रख लीजिए अपने पास। दूसरी बात, एक छोटी बात, ये एक फोटो है 2004 का, मनमोहन सिंह जी के कलेजे पे भारतीय जनता पार्टी चढ़ी हुई है। मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा कि अरे मेरी जान को खतरा है। स्पीकर साहब हमारे, आप जानती हैं कि सोमनाथ दादा जब स्पीकर थे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, जबकि उनकी तरफ से थे वो, उन्होंने उनके खिलाफ जाके उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर हूं, जितना मैं इनका हूं उतना मैं इनका हूं, मैं किसी का नहीं हूं। लेकिन हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास इनपुट है कि प्रधानमंत्री जी आ जाते तो कुछ हो जाता। अरे वो बेटियां जो एमपी हैं हमारी, वो पूछना चाहती थी प्रधानमंत्री जी से कि आप संरक्षक हो, हमारे पिता समान हो, आप ये बताओ कि महिला आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा जी के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, और चलिए गलत क्या था? देखिए, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द उनकी सुरक्षा पर पूरी बहस को ले जाना कितना सही है, वही उनका सवाल। जल्दी। बिल्कुल सही है। अगर कुछ इनपुट लोकसभा अध्यक्ष के पास आया होगा अंजना जी, तो उन्होंने कहा है। हाँ। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री जी पर जो अटैक हो फिजिकल हो सकता है एम्बैरेस करने के लिए कोई विजुअल अटैक हो। जमाना बदल रहा है और ये लोग नैरेटिव से चलाना चाहते हैं अपना विरोध का तरीका। और मैं अरे आप शांत रहिए ना, आपका तो पूरा उत्सव सेफाई में रहता था और आप कहां पूरे देश की बात करने लगे। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लगातार एम्बैरेस करने के, और अगर प्रधानमंत्री जी बोलते, जब ये लोग चिल्लाते तो वहां पे उन्होंने अपना हाथ पानी भरा ग्लास बढ़ाया था इन लोगों के लिए। ये अपने तरीके से वहां पे विरोध कर सकते थे, लेकिन ये तरीके इन्होंने कुछ न कुछ ऐसे साजिश ये लोग करते हैं, सियासत नहीं करते हैं। ये बात भनक जरूर मिली होगी। बीजेपी भी तो यही करती थी जब इनकी सरकार थी। क्या एक भी उदाहरण आप देख करके बताइए? मेमोरी इरेज हो गया है क्या? नहीं बिल्कुल। और अमेजोन की बात आप कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आनंद भवन में छपी है ये। अरे अमेजोन कोई भारत की कंपनी नहीं है ना, इलाहाबाद की कंपनी तो है नहीं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि अमेजोन पर तो वो पुस्तक आ गई है। अरे भाई, आप जिस तरह से इनके किसी के कैरेक्टर पर आप सवाल उठाते हैं, ये बहुत बेशर्मी की सीमा आते हैं। आप देश में, अरे मौसम तो छोड़िए, आप लोग कहता मौसम इतना गड़बड़ हो गया कि अब हम लोग के रडार से ही निकल गया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, उलटबासी फिर आपका खराब मौसम पहचाने ना, वो आपका खराब मौसम पहचाने ना, आप लोग क्यों नहीं अपना खराब मौसम देख पा रहे हैं? वो समझ रहे हैं, अब मौसम पहचान भी रहे हैं, अब बहुत जल्दी ये लौटेंगे। कहाँ लौटेंगे? आप लोगों को तो आपके साथी छोड़ करके समझ में आ रही है इनको। प्रधानमंत्री जी इतना डर रहे हैं एप्स्टीन फाइल के बाद, आप लोग भी बहुत डर रहे हैं कि आप लोग का भी कोई फाइल वहां ना पड़। बिहार में सब लोग फाइल को एक बार चेक करवा लीजिएगा आप भी। जहां तक बात अभी इन्होंने कही राष्ट्रीय सुरक्षा और पार्लियामेंट की सुरक्षा, मैं आप लोगों से, आप सभी जागरूक यहाँ के दर्शक भी हैं और साथी भी हैं, ये बताइए, यदि इस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो क्या ये देश का एक आम नागरिक कहीं भी सुरक्षित हो सकता है? क्या हम और आप सुरक्षित हैं? जब ऐसा विपक्ष तो होगा ये हालत इन लोगों ने बनाई क्योंकि ये साजिशन नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट चले
और वो पोल खुल जाती। अभी जो चल रहा है ना ये नाटक नौटंकी, वो नाच वाला भी चलता, यहाँ वाला भी बात आती, पार्लियामेंट में सारी चीजों की पोल खुल रही थी। एम.एन. नरवणे साहब की किताब के कारण चाइना के साथ क्या डील हुई है, ये तो हमेशा वही काम करते हैं। कभी चाइना के पीछे रहेंगे, वहां भाग जाएंगे, अमेरिका के पीछे रहेंगे, वहां भाग जाएंगे, एक किताब देखेंगे उसमें भी भाग जाएंगे, फाइल पर भाग जाएंगे, अपस्टाइन पर भाग जाएंगे। अरे भाई कितना भागोगे? आना पड़ेगा जनता के बीच और जनता के सवालों का जवाब देना होगा। बजट की बात थी, बजट के भाषण पर अभिभाषण पर भाषण था इनका, बजट के भाषण पर अभिभाषण पर कोई बात नहीं हुई, जबकि सरकार का दायित्व तो बनता है पार्लियामेंट में प्रश्न जो किए गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर, ये जिम्मेवारी है सरकार की। सरकार का काम नहीं है कि 70 अंत साल में पहले, सुधांशु जी 75 जिम्मेदारी साल पहले, आपकी है, अगले आप 25 सरकार साल है, बाद क्या पार्लियामेंट होगा? चलेगी, आज आपकी क्या हो रहा है, जिम्मेदारी इस है पर ना। सवाल चाहिए। नहीं देखिए, इसका जवाब नहीं है। जो ये फाइल की बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। इंडी छोड़िए ना फाइल, हम छोड़ दिए, आप क्यों सुनिए, पकड़े हुए? अभी सुनिए, अभी छोड़िए। फाइल बताते हैं। ये कौन सी फाइल है मोदी जी को बाहर? छोड़िए, जिसके अब लिए और पर कभी आइए, राहुल फिर गांधी भटक जाइएगा। अपने टर्न पे कभी मलेशिया जाते हैं, कभी कोलंबिया जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, कभी वियतनाम जाते अरे हैं। तो फाइल और लेकिन सुनिए, मोदी जी का खुल रहा है। नहीं बोल रहा था मैं आपके। वो फाइल वो तो ए भाई, मोदी जी का- चलिए ये तालियों के किसने साथ कहा आप हुआ सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल